नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो बाहर से जितनी कलरफुल लगती है, अंदर से उतनी ही डीप और दिलचस्प है। हम केमिकल कलर्स के मैक्रो लेवल रहस्य से शुरू करके उनके माइक्रो लेवल क्वांटम रूल्स तक का सफर तय करेंगे। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो चमकदार रंग हमें दिखते हैं ना, उनके पीछे का विज्ञान बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही सटीक नियमों पर आधारित होता है। ये सफर सच में बेहद हैरत अंगेज होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए आज के रोड मैप पर जल्दी से नजर डालते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक रंगों का रहस्य समझेंगे, उसके बाद कलर व्हील, फिर डीडी ट्रांजिशन की फिजिक्स, केमिस्ट्री के स्ट्रिक्ट सिलेक्शन रूल्स, चार्ज ट्रांसफर और आखिर में 4D ट्रांजिशन सीरीज पर बात करेंगे। पहला हिस्सा, रासायनिक रंगों का रहस्य। आमतौर पर जब भी मेटल्स का जिक्र होता है तो दिमाग में एक ही छवि आती है, सिल्वर, ग्रे या डल सी कलर्स, राइट? लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की दुनिया इस आम धारणा से बिल्कुल अलग है। आयरन 3 का लाल रंग, कोबाल्ट 2 का पिंक, निकल 2 का शानदार हरा रंग और कॉपर 2 का चमकता हुआ नीला रंग। वहीं दूसरी तरफ जिंक 2 बिल्कुल कलरलेस होता है। इन सभी विविध कलर्स को देखकर दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर इन मेटल्स में अलग-अलग कॉम्प्लेक्सेस बनने पर ये खूबसूरत रंग आते कहाँ से हैं? असल में यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा हिस्सा, कलर व्हील को समझना। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी सब्सटेंस आखिर रंगीन दिखता क्यों है। जब भी कोई सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमारी आंखों तक सिर्फ वही लाइट पहुंचती है जो एब्जॉर्ब होने से बच गई हो। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलर्स का दिखना असल में लाइट का मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन है। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 380 से 750 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ के बीच होता है। अगर कोई सैंपल व्हाइट लाइट में से किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो रंग हमें दिखता है वो उस एब्जॉर्ब्ड हुए कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। जैसे अगर एक सैंपल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो ग्रीन दिखाई देगा। अगर ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब होती है तो सैंपल ब्लू दिखता है। ये बिल्कुल एक कलर व्हील के आमने सामने वाले कलर्स की तरह काम करता है। इस कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन उदाहरण वैनेडियम है। सोचिए, एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बिल्कुल अलग अलग कलर्स दिखाता है। उदाहरण के तौर पर जब वैनेडियम +3 स्टेट में होता है तो ये येलो लाइट अब्जॉर्ब करता है और इसीलिए इसका सॉल्यूशन वायलेट दिखता है। वहीं वैनेडियम +2 स्टेट में वायलेट लाइट अब्जॉर्ब करता है, जिसके नतीजे में सॉल्यूशन येलो दिखता है। यानी कलर पूरी तरह से सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करता है ना हैरान की बात? तीसरा हिस्सा, डर ट्रांजिशन की भौतिकी। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रो लेवल पर। उन स्पेसिफिक ऑर्बिटल ट्रांजिशंस को समझते हैं जो इस विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का कलर इन ऑर्बिटल लेवल्स के बीच की दूरी या एनर्जी स्पेसिंग पर तय होता है। ये स्पेसिंग कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और लिगेंड्स पर डिपेंड करती है। अगर एनर्जी गैप छोटा है यानी डेल्टा स्मॉल है तो ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी वाली लॉन्गर वेवलेंथ्स की जरूरत होती है, जैसे रेड या येलो लाइट। लेकिन अगर एनर्जी गैप बड़ा है तो ट्रांजिशन के लिए हायर एनर्जी वाली शॉर्टर वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब होती हैं, जैसे वायोलेट या ब्लू लाइट। और ये बात ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन जब T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच जंप करता है, जिसे हम DD ट्रांजिशन कहते हैं, तब उसे उस एग्जैक्ट एनर्जी गैप को पार करने के लिए विजिबल लाइट के एक स्पेसिफिक फोटॉन को अब्जॉर्ब करना ही पड़ता है। यही फोटॉन अब्जॉर्प्शन उस लाइट स्पेक्ट्रम में से एक हिस्से को माइनस कर देता है और फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर उभरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। चौथा हिस्सा, केमिस्ट्री के सख्त नियम या स्ट्रिक्ट सिलेक्शन रूल्स। अब ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी जंप कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स असल में एक स्ट्रिक्ट नाइट क्लब बाउंसर की तरह काम करती है, जो हर किसी को ट्रांजिशन करने की इजाजत नहीं देती। इन ट्रांजिशंस के लिए कुछ बेहद सख्त नियम बने हुए हैं। इस बाउंसर का सबसे पहला नियम है लापोर्टे रूल। इस नियम के मुताबिक अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो सेम पैरिटी वाले ऑर्बिटल्स, जैसे कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल के बीच ट्रांजिशन टेक्निकली फॉरबिडन होता है। ट्रांजिशन सिर्फ वहां अलाउड है जहां ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में एग्जैक्ट 1 का अंतर हो।
इसका सीधा सा मतलब है कि परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप्स जैसे ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये डी ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होते। यही वजह है कि इनके कलर्स आमतौर पर थोड़े पेल या हल्के होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में शेप ही सब कुछ तय करता है। टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि उनमें सिमेट्री की कमी होती है। वो इस लपोटे रूल को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, और इसका असर क्या होता है? टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कलर इंटेंसिटी ऑक्टाहीड्रल शेप्स के मुकाबले लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। तभी तो कॉपर का ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स हल्के नीले रंग का होता है, जबकि दूसरे नॉन सिमेट्रिकल केसेस में डार्क इंटेंस ब्लू कलर देखा जाता है। तो जाहिर है यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशन मना है तो उनमें थोड़ा बहुत भी कलर कहाँ से आता है? असल में इसका रहस्य वाइब्रोनिक कपलिंग में छिपा है। मॉलिक्यूल्स हमेशा लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। ये अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस बहुत ही थोड़े समय के लिए ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर की परफेक्ट सिमेट्री को तोड़ देते हैं, और बस इसी छोटे से मोमेंट का फायदा उठाकर इलेक्ट्रॉन लपोट रूल की पकड़ से बच निकलता है और डी ट्रांजिशन कर लेता है, जिससे वो हल्के रंग बन जाते हैं। दूसरा सख्त बाउंसर है द स्पिन रूल। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन या जंप तभी हो सकता है जब उसकी स्पिन ओरिएंटेशन वही रहे, यानी चेंज इन स्पिन स्टेट हमेशा 0 होना चाहिए। अगर कोई जंप ऐसा है जहां लपोट रूल और स्पिन रूल दोनों ही मना कर रहे हैं, जिसे डबली फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है, जैसे हाई स्पिन D5 मैंगनीज सेकेंड कॉम्प्लेक्स में, तो नतीजा ये होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के डाइल्यूट सॉल्यूशंस लगभग कलरलेस होते हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पर जंप करते समय अपनी ओरिजिनल स्पिन ओरिएंटेशन को हर हाल में बरकरार रखना होता है। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन में जंप के बाद भी स्पिन एरो की दिशा एकदम वही रहती है। अगर गलती से भी ये दिशा पलट गई तो क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी हाल में इस ट्रांजिशन को होने नहीं देगी। पांचवा हिस्सा, चार्ज ट्रांसफर और कलर इंटेंसिटी। इन स्ट्रिक्ट क्वांटम रूल्स को जानने के बाद भी केमिस्ट्री में कुछ ऐसे हैरात अंगेज एक्सेप्शंस मिलते हैं जहां कॉम्प्लेक्सेस में एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी उनके कलर्स बेहद इंटेंस और वाइब्रेंट होते हैं। परमैंगनेट यानी MnO4- का ही उदाहरण ले लीजिए। इस कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। इसका मतलब इसके पास बिल्कुल 0 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी इसका रंग बहुत ही गहरा पर्पल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डी ट्रांजिशंस के नियम को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। यहाँ कलर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। ऑक्सीजन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स सीधे मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में लीप करते हैं। इसी डायरेक्ट मैसिव ट्रांसफर की वजह से इतनी इंटेंस एब्जॉर्प्शंस देखने को मिलती हैं। आखिरी और छठा हिस्सा, 4D ट्रांजिशन सीरीज। चलिए आप थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाता है। इस स्ट्रक्चरल नॉलेज का इस्तेमाल हम 4D ट्रांजिशन सीरीज, जिसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, उसके मैक्रो लेवल ट्रेंड्स को समझने में करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल में येट्रियम से लेकर कैडमियम तक फैली हुई है, ठीक S ब्लॉक के स्ट्रंटियम और P ब्लॉक के इंडियम के बीच में। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे 4D सबशेल को भरते जाते हैं और ये एलिमेंट्स 3D सीरीज एलिमेंट्स के हायर एनालॉग्स की तरह काम करते हैं। 4D सीरीज की सबसे हैरत वाली बात इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशंस में मिलने वाली इरेगुलरिटीज हैं। नायोबियम, मोलिब्डेनम, रुथीनियम, रोडियम और यहाँ तक कि सिल्वर जैसे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट 5s शेल में 2 के बजाय सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और सबसे बड़ा एनोमली तो पैलेडियम का है। पैलेडियम में दोनों 5s इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होकर 4D शेल में चले जाते हैं, जिससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4D10 बन जाती है। ये अजीब शिफ्ट्स ऐसे ही बिना किसी वजह के नहीं होते। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शंस और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन शेल्स खुद को सबसे स्टेबल स्टेट में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो एक बड़ा ट्रेंड क्लियरली समझ आता है। 3D सीरीज के मुकाबले 4D सीरीज में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। सीरीज के ठीक बीच में रुथीनियम को ही देख लीजिए। रुथीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक पहुंच जाती है, जो इसके 3D एनालॉग आयरन से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। शुरुआत में ये ट्रियम केवल +3 स्टेट दिखाता है और एंड में कैडमियम सिर्फ +2। बाकी सभी मेंबर्स मल्टी लेवल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, क्योंकि उनके 4D और 5s ऑर्बिटल्स की एनर्जीज आपस में काफ़ी करीब होती हैं। इस पूरे सफ़र में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की स्पिन
उसका एनर्जी गैप और वाइब्रोनिक मूवमेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स फिजिकल लॉज तय करते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के ये सटीक नियम टेस्ट ट्यूब्स में दिखने वाले चमकदार रंगों और पूरी पीरियोडिक सीरीज की स्टेबिलिटी को अकेले कंट्रोल करते हैं, तो जरा सोचिए इस फिजिकल दुनिया की और कौन-कौन सी बड़ी चीजें एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के इन खामोश और सटीक जंप्स द्वारा चुपचाप कंट्रोल की जा रही हैं। दुनिया के इन अनसुलझे रहस्यों को समझने की इस क्यूरियोसिटी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि इस नए नजरिए से केमिस्ट्री को देखना सबके लिए वाकई एक बेहद दिलचस्प अनुभव रहा होगा।